नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयूर शाक्य और आप देख रहे हैं हमारा इंग्लिश का लेक्चर। फॉरेस्ट की वैकेंसी इस वक्त आई हुई हैं, जिनकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि उसमें 20 नंबर की इंग्लिश आ रही है। अभी हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इंग्लिश में जो 20 नंबर की इंग्लिश आ रही है, उसमें वोकैब जो पार्ट है वो काफ़ी अधिक पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले जो व्यापम ने एग्ज़ाम्स लिए हैं उसमें वोकैब अच्छी खासी पूछी गई थी। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वोकैब आप अच्छे से प्रिपरेशन करके चलें। इसलिए हम आपके लिए एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम आपको इडियम, फ्रेसेस, एंटोनिम्स बताने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इडियम, फ्रेसेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स बहुत होते हैं, अथाह होते हैं, इतने होते हैं, अनगिनत होते हैं। आप कहाँ तक याद करेंगे? पर समस्या ये है कि हमें सिर्फ वही पढ़ना है 20 दिनों के अंदर जो हमें पूछा जा रहा है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर आप ईडीएम फ्रेजेस को पढ़ेंगे, पढ़ते ही रह जाएंगे, 2-4 हज़ार कहाँ तक पढ़ेंगे। इसलिए अगर उसको पढ़ने बैठोगे तो पूरी इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाओगे, ईडीएम फ्रेजेस में ही सारा वक्त गुजर जाएगा। तो हमें सिर्फ पढ़ना क्या है, सिर्फ सिलेक्टेड वोकेबुलरी पढ़नी है जो व्यापम अपने एग्जाम्स में पूछता रहता है, अक्सर पूछता है। इसलिए हम सिलेक्टेड 200, 250, 300 तक हम आपकी वोकेबुलरी कवर करवा देंगे। इसलिए मैं आपको इंग्लिश यहाँ पे पढ़ाऊँगा वोकेबुलरी, जिसमें 10 ईडीएम फ्रेजेस प्रतिदिन आपको दिए जाएंगे। आप 10 रोज़ के याद करके चलिए, आपका टारगेट एकदम अचीव हो जाएगा। आपको जितने ईडीएम फ्रेजेस याद होने चाहिए उस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए हम आपको कंप्लीटली करा देंगे। अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला ईडीएम, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब इसका क्या मतलब है? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड मतलब जो कुछ, ग्लिटर्स मतलब चमकना, चमक। ग्लिटर्स मतलब होता है चमक, और गोल्ड मतलब आप जानते ही हैं सोना। तो जो भी चीज़ अगर चमकती है तो वो सोना नहीं होती है। मतलब इसका मतलब ये है कि हर चीज़ जो चमक रही है इस दुनिया में, कोई भी चीज़ अगर चमक रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सोना है। ईडीएम है, ये एक मुहावरा है, एक लोकोक्ति है। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि कोई भी चीज़ जो हमें दिखाई पड़ रही है कि वो बहुत अच्छी है, पर वास्तविकता ज़रूरी नहीं कि उसकी अच्छी हो। इस मुहावरे का ये अर्थ है। दूसरा हम देखेंगे, रिवेंज इज अ किंग ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज मतलब हम जानते हैं दोस्तों, रिवेंज मतलब होता है बदला। वाइल्ड जस्टिस यानी कि बार्बरस जस्टिस। वाइल्ड मतलब एक असभ्य जो न्याय होता है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी ने अगर हमारे साथ बुरा कर दिया, बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया, तो हम क्या कहेंगे? हम भी उसका बुरा करने चल दें। तो ये एक तरीके का न्याय जो होगा, ये अच्छा न्याय नहीं है, ये जंगली न्याय है, ये गंदा न्याय है। तो इसलिए इसके लिए रिवेंज इज अ किंग ऑफ वाइल्ड जस्टिस, यानी जो बदला लेने की जो प्रथा होती है ये एकदम जंगली न्याय है, एक असभ्य न्याय की तरह इस्तेमाल होती है। इसलिए अगर आपके पास ये ऑप्शन आता है कि रिवेंज इज अ किंग ऑफ वाइल्ड जस्टिस, इसका मतलब ये होता है कि बदला लेना एक बारबरस यानी कि एक जंगली जस्टिस का उदाहरण है। तो इसको भी आप आराम से करके आएंगे। साइलेंस इज गोल्डन। अब आप समझते हैं गोल्डन मतलब क्या होता है? सोने जैसा, यानी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब है साइलेंस इज गोल्डन, यानी साइलेंस यानी अगर आप चुप रहते हैं तो चुप रहने से अच्छा कुछ नहीं होता। जब भी कोई बक 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 कर रहा है तो आप भी उसके साथ बक बक करेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो आपको शांत रहना है। इसका मतलब है जब भी आपको शांत रहना है तो उससे अच्छा कुछ होगा नहीं। शांत रहिए, शांत रहिए, अच्छे रहिए, गोल्डन रहिए। इसका मतलब ये होता है, मतलब शांत रहिए आप। कुल मिला के बात ये, 2 wrongs doesn't make a right। 2 गलतियां कभी सही नहीं हो सकती। जैसे किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत कर दिया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसके साथ गलत कर दें। 2 wrongs यानी एक ने आपके साथ गलत किया, उसके साथ ही आप भी गलत कर दो, तो क्या वो सही होगा? नहीं होगा। इसलिए इसमें लिखा है डोंट मेक राइट, मतलब 2 गलतियां एक के बाद एक की गई गलती सही नहीं होती। 5वां है अपना, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इसका क्या अर्थ निकलता है दोस्तों? आपको सबसे पहले समझना होगा। इफ विंटर कम्स यानी अगर सर्दियां आती हैं, जब सर्दियां आती हैं तो क्या स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग कौन सा मौसम होता है दोस्तों? वसंत ऋतु होती है, वसंत ऋतु होती है, और ये सर्दियों का मौसम है। तो जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों के बाद दोस्तों वसंत ऋतु ही आएगी, स्वाभाविक सी बात है। अगर विंटर आ चुकी है तो इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु भी ज़्यादा दूर नहीं होगा।
क्या वो ज़्यादा दूर होगा? नहीं होगा, यानी कि अभी आने ही वाला है। इसका अर्थ ये निकलता है दोस्तों कि अगर सर्दियाँ आ चुकी हैं, यानी इस वक्त अपन कंफर्टेबल नहीं है, इस वक्त अगर अपनी ज़िंदगी कष्ट में चल रही है, तो इसका मतलब अच्छे दिन भी कुछ दिनों में आने ही वाले हैं। इसलिए आपको इसका अर्थ समझना ज़रूरी है कि ये ईडियम आपसे क्या कहना चाहता है। अगर मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दे के कराऊँगा तो मैं तो ऑप्शन दे के करा दूँगा, पर एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि जो ऑप्शन मैं दूँ आपको वही ऑप्शन में आए, इसलिए आपको इसका अर्थ समझना ज़रूरी है। ऑप्शन में इसका जो अर्थ निकलता है उसी से मिलता जुलता आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा 4 ऑप्शन में से, उसी पर टिक लगाना है। इसलिए आपको इसका अर्थ समझिए। इफ़ विंटर कम्स, यानी कि अगर सर्दियाँ आती हैं तो क्या स्प्रिंग दूर है? क्या वसंत ऋतु दूर होगा? नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये निकलता है कि अगर अपने बुरे दिन इस वक्त चल रहे हैं, अगर अपने दिन इस वक्त कड़की में चल रहे हैं, तो अच्छे दिन भी कुछ समय बाद आने ही वाले हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये होगा इसका अर्थ। अब हमारा है लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप का अर्थ होता है दोस्तों, लीप मतलब होता है एक छलांग लगाना या थोड़ा एक लंबा सा एक बड़ा सा कदम रखना। तो इसमें लिखा हुआ है लुक बिफोर यू लीप, यानी कि छलांग लगाने से पहले या कदम रखने से पहले आप देख लें कि आप वो कदम रख रहे हैं वो सही होगा, कि हम उसमें बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, या हम उसमें गिर तो नहीं जाएंगे, या जो भी है। इस प्रकार से हम इसको समझेंगे कि लुक बिफोर यू लीप का अर्थ ये है कि कोई भी कदम उठाने से पहले, जीवन में अगर आप कोई भी कदम उठा रहे हैं तो उसके बारे में विचार कर लें कि क्या ये कदम हमारे लिए सही साबित होगा या गलत साबित होगा। तो इस ईडियम का अर्थ ये निकलता है लुक बिफोर यू लीप, यानी कदम बढ़ाने से पहले जीवन में किसी भी बात के ऊपर आप सोच लें, समझ लें, उस पर विचार कर लीजिए। 7वां है एस यू सो शाल यू रीप। सो का मतलब होता है दोस्तों बोना, जब आप फसल बोते हैं उस तरीके से बोना। रीप मतलब होता है फसल को काटना। तो इस ईडियम का अर्थ वही निकलता है दोस्तों कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा आप बोओगे, जैसा आप सो करोगे वही आप काटोगे। सिंपल है, एस यू सो एस यू रीप। एवरी सीजर हैज़ अ फॉल। अब इसमें हम देखेंगे एवरी सीजर हैज़ अ फॉल। इसमें सीजर साहब कौन है? सीजर एक व्यक्ति है। व्यक्ति ये ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, ये ग्रीक के राजा थे जो डिक्टेटर थे। डिक्टेटर आप समझते हैं निरंकुश शासन, जहाँ पर निरंकुश शासन करते हैं, एक ऐसे ऑटोक्रेट जो निरंकुश शासन करते हैं, मतलब जो तानाशाह होते हैं। तो ऐसे एक राजा थे सीजर। तो इनके बारे में कहा गया है कि एवरी सीजर हैज़ ए फॉल, यानी कोई कितना भी तानाशाह क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन उसकी फॉल अवश्य होती है। यानी कि आप चाहे कितनी भी तानाशाही कर लें, एक ना एक दिन उसका भी अंत आ ही जाता है। तो हर एक निरंकुश शासन का भी एक अंत होता है। तो आप इसको ये रिलेट कर सकते हैं, यही इस ईडियम का मतलब है। चौथा आपका नवा जो ईडियम होगा वो होगा ऑन क्लाउड 9। अब देखिए, अब हमारा 9th वाला जो ईडियम है वो है ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या निकलता है दोस्तों? जैसे जब हम हिंदी में बोलते हैं 7वें आसमान पर, जब आप अत्यंत प्रसन्न होते हो तो आपके बारे में कहा जाता है कि इस समय तो भाई वो व्यक्ति आजकल 7वें आसमान पर है, यानी वो अत्यधिक प्रसन्न है। जब कुछ अच्छा काम होता है अपने जीवन में तो हम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, तो हमारे बारे में कहा जाता है कि वो व्यक्ति इस वक्त 7वें आसमान पर है। तो 7वें आसमान पर होने को ही हम इंग्लिश में ईडियम बनाया गया है, उसके लिए ऑन क्लाउड 9। हो सकता है वही कि क्लाउड 9 का मतलब ये है कि वहाँ पे 9वें बादल पर होना। तो 9वें बादल पर होना ये इंग्लिश का है, ये इंग्लिश के हिसाब से थोड़ा सा बदल जाती हैं चीज़ें, इस पर ध्यान नहीं देंगे। आप तो ये सोच के चलेंगे 7वें आसमान पर, इसका मतलब निकलता है 7वें आसमान पर, यानी अत्यधिक प्रसन्न होना। अत्यधिक प्रसन्न, जो अत्यधिक जब प्रसन्न होते हैं तब उसमें लिखा आता है कि 7वें आसमान पर, यानी 9वें बादल पर अत्यधिक प्रसन्न। ठीक है। अब आपका आता है 10th में क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। देखिए दोस्तों, अब हम जो पढ़ रहे हैं आपको इसमें कितनी आपको फ़ायदा होता है इस समय ईडियम फ्रेजेस पढ़ने से, वो ये है कि आपको कई सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको समझने को मिलते हैं, कई सारे आपको सिनोनिम्स भी आपको यहाँ से समझने को मिलेंगे, और 10 ईडियम्स और फ्रेजेस आपको याद हो रहे हैं वो एक अलग ही है। तो आप इसको रेगुलर जारी रखें। ये आप पढ़ेंगे अगर रेगुलर रूप से तो आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस ईजिली कवर इतने हो जाएंगे कि आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में वो आपके गलत होने की संभावना बहुत कम होगी, क्योंकि हम आपको लगभग हर एक ईडियम फ्रेज कवर कराएंगे, लगभग हर एक एंटोनिम सिनोनिम्स भी कवर कराएंगे जो व्यापम अपने एग्जाम्स में अक्सर पूछता है। अब देखिए आप क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये हमारा आखिरी ईडियम फ्रेज है आज का। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है, स्पिल्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? अब यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका एक सिनोनिम्स यानी कि एक अर्थ भी आपको समझ में आ जाएगा कि स्पिल्ड का मतलब क्या होता है। स्पिल्ड यानी कि फैला हुआ, जैसे स्पिल्ड मिल्क यानी कि फैला हुआ दूध। जैसे दूध जब बिल्ली फैला देती है तो फैल जाता है ना,
तो ऐसे ही स्पिल्ड मिल्क यानी फैल गया, जो दूध फैल गया। अब जो दूध अपना फैल चुका है उसके ऊपर अगर अपन रो रहे हैं उसके बारे में सोच के हमारा दूध फैल गया, दूध फैल गया, ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर दूध फैल गया उसको छोड़ो, फैल गया तो फैल गया। अब दूसरी दोबारा किसे अपन भैंस के पास जाएंगे, दूध को दोबारा लेके आइए। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि स्पिल्ड मिल्क पे रोना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति फैले हुए दूध पे, जो दूध बर्बाद हो चुकी है, जो काम बर्बाद हो चुका है, उसके बारे में सोच सोच के रोने से अच्छा है कि आप कोई उसी काम को दोबारा कर लें या कुछ और अच्छा काम करें। इसलिए अपने दूध पर, फैले हुए दूध पर रोना नहीं चाहिए, यानी जो काम बिगड़ चुका है उसके बारे में रोना नहीं चाहिए। समझ गए दोस्तों? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क माने कि अगर कोई व्यक्ति क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क कर रहा है, यानी कि वो अच्छा वाला जो काम बिगड़ चुका है उसके बारे में उसी को सोच सोच के बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। ये इसका अर्थ होता है। अब हमारा यहाँ तक हमारा आज का जो टारगेट था ईडीएम फ्रेज का, आपके 10 ईडीएम फ्रेज आज कंप्लीट हो चुके हैं और आप इनको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अगर मैं आपको एक ही दिन में 50 ईडीएम फ्रेज पढ़ा दूंगा तो आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा, इतना आप पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए प्रतिदिन आप जितने भी अलग आप जितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप उनको पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको ये वीडियो देखनी है, इनका 10 याद करना है। 10 रोज की वोकेबलरी आप चलते रहिए, आपकी वोकेबलरी आपके पेपर तक ईजिली कंप्लीट हो जाएगी। आप उसकी तरफ से निश्चिंत रहिए, ये काम हमारा है आपके वोकेबलरी को सही कराना। ईडीएम फ्रेजेस की क्लास आज हो चुकी है। थोड़ी देर बाद हमारी एंटोनिम सिनोनिम्स की भी क्लास होगी, उसके बारे में भी हम आपको 10 एंटोनिम सिनोनिम्स लेके आएंगे। ये सीरीज़ हमारी इंग्लिश की वोकेबलरी के लिए, ये आपके लिए अत्यधिक फ़ायदेमंद होने वाली है दोस्तों। इसको ज़रूर देखें, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए।